बहुत मशहूर मारूफ फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता ऐसे बहुत मशहूर फिल्म वाले आज के मेहमान जिनको पालन में अब वही साथ नौजवान दोस्तों, वो ख़ास तौर से वो तमाम नौजवान कलाकार जो इब्टा के इस 7वें मुकाबले में शरीक हुए हैं, मैं उनका शायर इनकलाब हज़रत जोश मलिहाबादी की एक शेर से इस्तकबाल करता हूँ। जोश साहब फरमाते हैं, जो लचके तो तलवार, झूमे तो बादल, किसी मुल्क में ये जवानी नहीं है। नहीं, शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है वो मेरे घर की देन है। यानी मेरी इब्तदाई शायरी और उम्र का भी कच्चापन, उस वक्त के मुशायरे जो याद है, उनकी एक ख़ास तहजीब होती थी। शायर किस तरह आए, किस तरह बैठे, किस तरह कलाम सुनाए, लोग किस तरह दाद दें, ये सब बंधे टके उसूल थे। मसलन एक जिस मुशायरे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक छोटी सी चौकी, उस पर सदर साहब तशरीफ रखते थे। उसी चौकी पर थोड़ी सी शायर के लिए जगह होती थी कि वो वहां आके दुजानू होके बैठे और शेर पढ़े। तो मानी साहब जो शुमाली हिंद के बहुत मशहूर उस्ताद हैं, वो मुशायरे की सदारत कर रहे थे और मैंने वहां शेर पढ़ा कि वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक देते हैं, कहीं ऐसे में मेरा किस्सा गम भी बयां होता। मानी साहब को ये शेर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी पीठ पर खुश होकर एक घूसा मारा तो मैं चौकी से नीचे फर्श पर गिर पड़ा। और मानी साहब की चूंकि आंखें बंद थी, वो देख नहीं रहे थे कि मैं गिर पड़ा हूं, इसलिए वो उसी तरह कहते रहे, मुकर्रर मुकर्रर, और मैं फर्श पर पड़ा शेर पढ़ता रहा, दोहराता रहा, सुनाता रहा उनको। मगर जो उसकी मुझे दाद मिली, उसकी तकलीफ आज तक नहीं जाती कि मैं शेर सुनाता रहा और लोग ये तारीफ करते रहे कि वाह मियाँ क्या खूब पढ़ रहे हो, वाह मियाँ क्या अच्छी याददाश्त है, माशाअल्लाह से। क्या साहब, अगर वो आप, मैं समझ गया, आप वो गजल चाहते हैं कि मैं सुना दूं, सुन लीजिए। गालिबन इस काबिल तो नहीं है गजल, बिल्कुल पहली गजल है और बहुत रवायती शेर है, मगर बहरहाल पहली है इसलिए सुन लीजिए कि इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम के तुमको फिक्र नशेबो फराज है, एक तुम के तुमको फिक्र नशेबो फराज है, एक हम के चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। इससे फिर मेरी शायरी का सफर और मेरा सफर शुरू हो गया। इसके फौरन बाद मुझे लखनऊ आना पड़ा। उसी में कोई एक वाकया हुआ जिसकी मैं तफसील नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये कि मुझे ये तय करना पड़ा मजबूरन कि अब मैं लखनऊ में नहीं रह सकता हूँ। चुनाचे मैंने वहां से सोचा कि अब मैं लखनऊ से बहुत दूर कहीं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ कानपुर तक गया, जो चंद मील है वहां से, और कानपुर में जाके रह पड़ा। कानपुर मेरी सियासी यूनिवर्सिटी है।
मिटे ये शबोरों की मेहनत का मार, जिनका पाना भी वबाल और न पाना भी वबाल। जिनको मुट्ठी में गुलाब दे रहना है मुहाल, नीचे लेता है जिसे दूर सतानों का जला। अब मेरा उनसे जियारत के सिवा कुछ भी नहीं, ना मेरी फालतू मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं। बगावत के सिवा कुछ भी नहीं, बगावत के सिवा कुछ भी नहीं। लखनऊ में पार्टी ने एक मुशायरा किया जिसमें तमाम सियासी कारकुनों, ट्रेड यूनियन कारकुन सब जमा हुए। वहां मैंने नज़में सुनाई और वहां मैंने कोई 20-25 नज़में सुनाई और सब सियासी नज़में। तो उन लोगों को, खासतौर से महमूद जफर साहब जो लीडर थे पार्टी के, उनको वो नज़में सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपको हमारी पार्टी की पॉलिसी का इल्म कहाँ से हुआ। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या यही आपकी पार्टी की पॉलिसी है। मैं तो जो मेरी समझ आ रहा है वो लिखता रहा हूँ। अगर इत्तेफाक से यह है आपकी पार्टी की पॉलिसी तो बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद यहाँ से खत गया मेरे पास कि आप क्या बंबई आ सकेंगे। मैंने जाहिर है फौरन जवाब दिया। इतनी जल्दी मेरा ख्याल है फिर मैंने किसी खत का जवाब किसी को नहीं दिया होगा कि हाँ मैं जरूर आ सकता हूँ। कुछ दिन के बाद सज्जाद ज़हीर साहब गए लखनऊ और वो अपने साथ मुझे लखनऊ से यहाँ ले आए बंबई। तब से मैं इस शहर में हूँ। लाई फिर एक लफ्ज़िशे मस्ताना तेरे शहर में, फिर बनेंगी मस्जिदें मैं खाना तेरे शहर में, फिर बनेंगी। आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में, आज फिर। जुर्म है तेरी गली से सर झुका कर लौटना, कुफ्र है पथरावों से घबराना तेरे शहर में, कुफ्र है। कुछ कनीज़े जो हरी में नाज में है बार या मांगती हैं जानो दिल नजराना तेरे शहर में मांगती हैं। नंगी सड़कों पर भटक कर देख जब मरती है रात, रेंगता है हर तरफ वीराना तेरे शहर में, रेंगता है हर तरफ
हाँ हाँ, उस जमाने में कैफी को पार्टी वेज सिर्फ 30 रुपीज मिलती थी, 30 रुपए महीना, और उसमें जाहिर है कि मेरा खर्च नहीं चल सकता था, तो इनको मजबूरन रोज एक नज्म लिखनी पड़ती थी 5 रुपए रोज पे। और मैं देखती थी कि सुबह चाय पीने से पहले वो एक पीपल का दरख्त था हमारे कम्यून में, उसमें बैठे बेचारे वो लिखते रहते थे। फिर पीसी जोशी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे वो मेरे कमरे में आए, उन्होंने कहा कि देखो तुमको भी कुछ काम करना चाहिए, ये नहीं कि तुम बैठी रहो और ये कमाते रहे। आप गीनों में तपा वलवले संग हैं आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग हैं आज, इसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। फिर मैंने इंडियन पीपुल्स थिएटर ज्वाइन किया, लेकिन उससे पैसे तो मिलते नहीं थे, तो फिर हम डबिंग कभी कर लेते थे, कभी ऑल इंडिया रेडियो पे कोई छोटा सा प्रोग्राम मिल जाता था, और उसके बाद फिर मैंने प्रिंसी थिएटर ज्वाइन कर लिया। और जब बच्चे बच्चे होने लगे तो फिर कैफी साहब आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों की तरफ गए। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। ओ बेकरार दिल, ओ बेकरार दिल, हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार, मुझे तू खुशी न दे, नई जिंदगी न दे, ओ बेकरार दिल। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। रास्ता भूल गया या यही मंजिल है मेरी, कोई लाया है कि खुद आया हूं मालूम नहीं। कहते हैं हुस्न की नजरें भी हंसी होती हैं, मैं भी कुछ लाया हूं, क्या लाया हूं मालूम नहीं। यूं तो जो कुछ था मेरे पास मैं सब बेच आया, कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं, कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है, देख लो और न देखो तो शिकायत भी नहीं। देखिए, इसमें जो सियासी शायरी की बात आप कर रहे हैं उसको जरा अलग कीजिए। कमिटेड होने का मतलब पॉलिटिकल होना नहीं है। अपने नजरिए से, अपने तसव्वुर हयात से, अपने तसव्वुर जमाल से भी कमिटेड होता है इंसान, और वो होता है। कमिटमेंट के बगैर मैं अच्छे अदब या अच्छी तख्लीक का तसव्वुर नहीं रखता। उसमें दूसरी तख्लीकात भी, सिर्फ अदब ही नहीं है, रंगों की भी, मुसव्विरी भी है, मौसीकी भी है, ड्रामा भी है। मैं ये समझता हूँ कि कमिटेड तख्लीक, अदब, जितना बेहतरीन अदब है वो कमिटेड अदब है। कैफी साहब, आपने बताया कि आपके घर वाले, आपके भाई सारे के सारे पाकिस्तान चले गए और अब भी कराची में रहते हैं, तो आपने कभी जाने का सोचा नहीं, जाने का इरादा नहीं किया, यानी कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाने का? इसकी क्या वजह है? जो दूर से तूफान का करते हैं नजारा, उनके लिए तूफान वहां भी है यहाँ भी।
धारे में जो मिल जाओगे बन जाओगे धारा, ये वक्त का ऐलान वहां भी है यहां भी। भाई जिंदगी मैंने उस वक्त लिखी रमेश जब बज़ाहिर में मौत के बहुत करीब हो चुका था। आपको वो हादसा याद होगा कि 9 फरवरी 1973 में जब मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ और मैं बीच कैंडी में था और तकरीबन कोमा में था, उस वक्त मैंने ये नज्म लिखी। तो वो ये नज्म है जिंदगी। आज अंधेरा मेरी नस नस में उतर जाएगा, आंखें बुझ जाएंगी, बुझ जाएंगे एहसास व शऊर, और ये सदियों से जलता सा सुलगता सा वजूद, इससे पहले कि सहर माथे पर शबनम छिड़के, इससे पहले कि मेरी बेटी के वो फूल से हाथ गर्म रुखसार को ठंडक बख्शे, इससे पहले कि मेरे बेटे का मजबूत बदन तने मफलूज में शक्ति भर दे, इससे पहले कि मेरी बीवी के होंठ मेरे होठों की तपिश पी जाएं, राख हो जाएगा जलते जलते और फिर राख बिखर जाएगी। जिंदगी कहने को बेमाया सही, जिंदगी कहने को बेमाया सही, गम का सरमाया सही, मैंने इसके लिए क्या क्या न किया, कभी एक सांस भी आसानी से यमराज को अपना न दिया। रोज बढ़ता हूं जहां से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूं, बारहा तोड़ चुका हूं जिनको, उन्हीं दीवारों से टकराता हूं। रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज धरती में समा जाते हैं, जलजलों में थी जरा सी गर्मी, वो भी अब रोज ही आ जाते हैं। जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत, न कहीं धूप न साया न शराब, कितने अरमान हैं किस सहरा में, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। नब्ज बुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी। रात अंधेरे से अंधेरे ने कहा, एक आदत है जिए जाना भी। कौस एक रंग की होती है तुलू, एक ही चाल भी पैमाने की, कोने कोने में खड़ी है मस्जिद, शक्ल क्या हो गई मैखाने की। कोई कहता था समंदर हूं मैं और मेरी जेब में कतरा भी नहीं, खैरियत अपनी लिखा करता हूं, अब तो तकदीर में खतरा भी नहीं। अपने हाथों को पढ़ा करता हूं, कभी कुरान कभी गीता की तरह, चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह। राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, काश रावण ही कोई आ जाता। रोज बढ़ता हूं जहां से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता।